साथियों नमस्कार। बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बरेली के वरिष्ठ पत्रकारिता के पितामह निर्भय सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी, आपका स्वागत है। अब हम ये पूछना चाहेंगे, आप एक नई पुस्तक लेके आए हैं बरेली की जनता के बीच, जिसका नाम है कलम बरेली की पार्ट 2। इससे पहले आपकी कलम बरेली की पार्ट 1 आई, तो पार्ट 2 में ऐसा क्या है जो पार्ट 1 में नहीं था? क्या आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं? नमस्कार सभी बोल बरेली के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। तिरुपति वेंकटेश्वर जी के चरणों में नमन, माता पिता के चरणों में नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कलम बरेली की पार्ट 2 में मैंने उन चीज़ों को समेटा है जो कलम पार्ट 1 में नहीं थे। इसमें मैंने आर्य समाज की विभूतियों से लेकर सिनेमा जगत की घटनाओं को लेके और बरेली के ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज एवं अन्य समाजों को, लोगों के प्रतिष्ठित लोगों को जो जिन्हें लोग भूल गए हैं, बरेली के प्रथम सांसद सतीश चंद्र अग्रवाल जिन्हें लोग भूल गए थे, उनके बारे में मैंने उल्लेख किया है। इसमें मैंने माननीय संतोष गंगवार जी के बारे में लिखा है कि वो सबसे ज़्यादा सुलभ व्यक्ति हैं और उन्हें कोई ताम झाम की जरूरत नहीं रहती है। वो किसी की भी मोटरसाइकिल, किसी के भी स्कूटर पर बैठ के कहीं भी चलने को तैयार रहते हैं। उन पर कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। कई बार मेरा भी इत्तेफाक पड़ा कि वो मेरे स्कूटर पर बैठकर चले, बोले मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिएगा। ये इतने सौ व्यक्ति हैं। इन चीज़ों का मैंने सबका उल्लेख करते हुए अरुण कुमार विधायक जी के बारे में और सभी बरेली के माननीय विधायकों के बारे में मैंने इसमें उल्लेख किया है। जी, जैसे कि आपने बरेली की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। एक आपने जैसे बरेली में टिबरीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के बारे में बताया है। आपको जानकारी होगी कि हमारा देश जो है वो धर्म के प्रति काफ़ी गंभीर है। आज ब्राह्मण समाज के साथ ही और लोग भी धर्म कर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना है, बाकी चीज़ें, मंदिरों की दशा में सुधार आ रहा है। हमें उन मंदिरों की देखभाल के लिए कुछ ना कुछ पुजारियों की और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जरूरत होती है। बरेली में आपको जानकारी होगी कि टिबरीनाथ का सांगवेद महाविद्यालय जो है वो पंडितों को दीक्षा कराता है और यहाँ पे उन्हें पूर्ण शिक्षित करके उन्हें अपना इतना बनाता है कि वो धर्म के प्रति अपनी आस्था लोगों को तक अपने ले जा सके। हिंदू धर्म जो है वो सबको जोड़ने वाला धर्म है। आज जब हम कल्पनाओं पर आधारित ना होकर केवल हम जब वास्तविकता से उन्हें अवगत कराएंगे, इस चीज़ में वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। टिबरीनाथ गुरुकुल जो महाविद्यालय है, इसमें लोग बच्चों को संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। आज भी यहाँ के पढ़े बच्चे तथा अक्षरधाम मंदिर, गुजरात के कई मंदिर, देश के अन्य प्रमुख मंदिरों में मुख्य पुजारी की भूमिका में कार्यरत हैं और वो धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कल्पनाओं से हटके धर्म के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे हैं। जी, उसके बाद आपने बरेली की, मैंने देखा है सिनेमा के बारे में काफी एक आपने हिंद टाकीज की घटना का कुछ यहाँ वर्णन किया था, प्रभा टाकीज के बारे में बताया। हमारे मित्र नरेंद्र नाथ कपूर जी जो प्राणनाथ जी के छोटे भाई हैं, वो हिंद टाकीज के प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े रहे। उन्होंने आज़ादी से पहले यहाँ हिंद टाकीज की स्थापना कराई थी और उसमें उन्होंने कई फिल्मों कराई। उस समय यहाँ पे नाटकों का बहुत प्रचलन था, तो हिंद सिनेमा में नाटक भी काफ़ी खेले जाते थे, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर और अन्य लोगों ने आके भाग लिया था। नरेंद्र नाथ कपूर ने मुझे एक घटना सुनाई थी कि एक बार कुछ लोगों ने नाटक के दौरान उपद्रव करने का प्रयास किया, मतलब कंसेशन मांगा था। उन्होंने कहा छात्रों को हम पे कंसेशन देते हैं वही देंगे, लेकिन हमें खर्चा भी करना है। उस पर वो बिगड़ गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। उस समय शशि कपूर यहाँ मौजूद थे और उन्होंने उन हमलावरों को खदेड़ा और चूंकि वो जूडो कराटे के चैंपियन भी थे उस समय, तो उन्होंने उन्हीं की चेन खींच के उन छात्रों को खदेड़ दिया। बाद में उन छात्रों को मतलब मानवीय आधार पर माफ़ी भी दी गई, पुलिस ले गए, उन्हें छुड़वा भी दिया गया और ये घटना हुई। राज कपूर जी ने बरेली के हिंद सिनेमा में कई नाटक प्ले किए, ऐसा कई लोगों ने मुझे बताया। उस समय मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ कई नाटक राज कपूर, जैसी पालीवाल जी के अलावा रमेश विकट जी ने भी ये बात स्वीकार की और एक जैन सक्सेना साहब हैं, उन्होंने भी इस बारे में मुझे बताया कि उन्होंने भी पृथ्वीराज कपूर के नाटक हिंद टाकीज में देखे थे। जी, एक आपने कुछ प्रभा टाकीज के बारे में कुछ बताया। प्रभा टाकीज के बारे में लिखा कि प्रभा सिनेमा यहाँ स्वर्गीय
ओम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी के नाम पर प्रभा बनाया था। और यहाँ पे उसके प्रथम मैनेजर अशोक भैया साहब थे। मतलब उस समय इस प्रभा सिनेमा की हालत ये थी कि अनुशासन के मामले में ये बरेली में नंबर 1 था। और यहाँ पे अंदर खान पान बिल्कुल नहीं दिया जाता था। और वो अनुशासन के मामले में जो बरेली में टिकट ब्लैक की पुरानी प्रॉपर्टी थी, वो प्रभा में वो इसको दूर रखा गया। और यहाँ पे अनुशासन के हिसाब से सीटें भी उपलब्ध कराई गई। नंबरिंग सबसे पहले शुरुआत प्रभा में की गई थी। आज भी प्रभा सिनेमा चल रहा है, मैनेजमेंट उसका बदल चुका है। हम जरा आपको बुक देखना चाहेंगे जो आपने कलम बरेली की 2 है। कलम बरेली की पार्ट 2 है। इसमें मैंने अनुराग जी का भी एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में लिखा है कि बरेली में कितनी फिल्मों में गोल्डन जुबली बनाई, कितनों सिल्वर जुबली बनाई। उनका मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आर्टिकल मुझे दिया और उसको मैंने इस किताब में। निर्भय जी, आपने आपातकाल का जिक्र करा है, जिसमें आपने बताया है कि इंटेलिजेंस के अधिकारी समाचार चेक करके भेजते थे। ऐसा है, मैं उस समय दैनिक विश्वान में हुआ करता था। सन 75 की बात, 25 जून सन 75 को इमरजेंसी लग गई थी देश में। ये बहुत बड़ा देश के लिए एक काला दिवस के रूप में था। हम उस समय विश्वानम में थे और जितने भी समाचार होते थे वो हम लोग अपनी मर्जी से लोकल नहीं दे पाते थे। वहां पे आके इंटेलिजेंस के अधिकारी बैठते थे विश्वानम में। उन पर 2 मोहरें होती थी, एक पास एक रिजेक्ट। और जिसका मतलब हमने खबर लिख के उन्हें देते थे, वो उस पर पास की मोहर लगाते थे और रिजेक्ट की मोहर लगाते थे। ज्ञान सागर वर्मा जी हमारे जो गुरु थे, उनको सूचना मिली, सुशांत सक्सेना जी थे, उनको सूचना मिली कि यहाँ पे सत्यप्रकाश अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। ये बात प्रशासन चाहता था ये खबर ना छपाए, लेकिन देर रात में वर्मा जी ने उसे इतना घसीटा राइटिंग में लिखा और मुझे दिया कि जाके इंटेलिजेंस अधिकारी को दे दो, ये बंडल के साथ। मैंने 5-7 खबरों के साथ उन्हें वो खबर पास दे दी। इंटेलिजेंस क्या, मैंने आप देख लीजिए, कुछ खबरें हैं देर रात की, आप इसे देख लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मैं कि आप देख लीजिए, मैं तो आपको दे रहा हूँ, आपके बेवक पे करता, जो आप पास करेंगे वो हम लगाएंगे। उन्होंने सब पे पास की मोहर लगा दी। और जब वो खबर सुबह छपी तो पूरा हंगामा मच गया। उस इंटेलिजेंस अधिकारी को वहां से प्रशासन ने हटा दिया और 2 की जगह 4 इंटेलिजेंस अधिकारी वहां बैठने लगे। इस तरीके से तानाशाही के बीच में भी हम लोगों ने वो खबर चला दी थी। अच्छा, एक घटना यहाँ पे आपने जिक्र करा है, जैसे राजीव गांधी की डेथ हुई थी 21 मई 1991 को। उससे पहले बरेली में आए थे वो 20 मई को बरेली के बिशप मंडल में सभा हुई थी। राजीव गांधी जी बरेली में आए थे और बिशप मंडल में उनकी जनसभा होनी थी, मतलब हुई थी जी। मेरी भी उनसे बिशप मंडल की छत पर जो मिशन टाकीज की तरफ से उसका बनाया गया था, सभा तो बिशप मंडल थी, लेकिन आगमन उनका मिशन का जो स्कूल है, मेथोडिस्ट चर्च वाला स्कूल है, उससे छत पे उनका मंच बनाया गया था। मैं भी वहाँ पर था उस समय मौजूद और मेरी राजीव गांधी से नमस्कार हुई, बात हुई, लेकिन वो मेरी उनसे ज़्यादा वार्ता नहीं हो पाई। राजीव गांधी से मेरी कई बार की वार्ता हो चुकी थी। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी उसके बाद वो बरेली एयरपोर्ट पे आई थी, त्रिशूल हवाई अड्डे पे। तो मैंने उनके साथ चाय पी वहाँ बैठ के और कई चीज़ों पर चर्चा हुई। राजीव गांधी जी भी उनके साथ थे। जब मैंने राजीव गांधी से पूछा कि आप भी क्या राजनीति में आने का इरादा आप कहा है, बोले नहीं, मैं मम्मी के साथ आया हुआ हूँ और इन्हीं के निर्देश में मुझे नानकमता जाना है। वहाँ इत्तेफाक की बात कि राम सिंह खन्ना उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नरवेली आप भी चलिए, हम लोग नानकमता जा रहे हैं। और मैं उनकी गाड़ी में, एक स्वीडन की टीम आई हुई थी, कैमरा टीम, उसको लेके बोले आप इन्हें बिलीव कर दीजिए। मैं उनके साथ नानकमता का मैंने उनका दौरा किया, जिसकी रिपोर्ट मेरी उस समय के अखबारों में भी प्रकाशित हुई। इसके बाद एक बार और इत्तेफाक पड़ा, त्रिशूल हवाई अड्डे पे राजीव गांधी से मेरी मुलाकात पुनः हुई। हम लोगों ने वहाँ बैठ कर लाउंज में चाय पी, इंदिरा गांधी के साथ थे। तब मैंने राजीव गांधी से दोबारा पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मम्मी के साथ घूमने आए हो, कि आप लगता है कि आप राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। बोले नहीं, मेरा राजनीति में आने, उन्होंने दोबारा मना मुझसे किया कि राजनीति में मुझे नहीं आना है, और बात आई गई हो गई। अच्छा, एक घटना आपने इसमें जिक्र करी है कि बरेली में किसी को पता नहीं था कि कपिल देव का भी कभी आना हुआ है। हाँ, बरेली में यहाँ पे कई मैच होते रहे, ग्रीष्मकालीन टूर्नामेंट बरेली कॉलेज ग्राउंड में हुए, मेरी स्टेडियम में भी हुए। मेरी भी कपिल जी से कई बार की वार्ता हुई, जिसको मैंने अपना समाचार पत्रों के माध्यम से कई जगह उसे प्रकाशित भी किया। इसके अलावा राजनीति पे भूले बिसरे लोग राजनीति के हैं, उनको भी मैंने उल्लेख किया।
कायस्थ समाज के लोगों का उल्लेख किया है। इसमें एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, इसमें मैंने एक पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी जो समय संसद में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, ये वो लेटर है जी। इत्तेफाक था कि राजवीर सिंह ने मुझे घर पर बुलाया था कि मुरली मनोहर जोशी जी आ रहे हैं, आप आइएगा इनसे मिलने। मैं उनके घर गया, उस समय दरी पे बैठ के मीटिंग चल रही थी। अचानक मुरली मनोहर जोशी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने पूछा, आप भी पार्टी कार्यकर्ता है? मैंने कहा नहीं, मैं पत्रकार हूँ। और राजवीर जी ने जो बरेली के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। बोले नहीं, आप मीटिंग छोड़ के बाहर चले जाइए थोड़ी देर। मैं उठ के बाहर आ गया, राजवीर सिंह मेरे पास आए, बोले इन्हें गलतफहमी हो गई है, आप बाहर बैठे। मैंने कहा मैं प्रेस क्लब पर बैठता हूँ, जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा। और उसके बाद राजवीर जी ने मुझे प्रेस क्लब से बुलवा लिया, मैंने उनके साथ खाना खाया। मैं आज भी मुरली मनोहर जोशी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी और लिखित में मुझे माफ़ीनामा भेजा कि वो, और उसके बाद जब भी मिले तो हमारे संबंध बहुत सौहार्द रहे। इसी तरीके से राहुल बजाज जी ने से मैं एक बार मिला था। मैंने उन्हें बताया कि हम पत्रकार लोग हैं, आपका स्कूटर बरेली में जो ऑटोवेज की एजेंसी है, यहाँ पे ब्लैक बहुत होती है और 5-7 हज़ार रुपये की ब्लैक होती है। तो उन्होंने कहा आप एक हफ्ते बाद मुझे फ़ोन कीजिएगा। उन्होंने नंबर कार्ड दिया, तो मैंने कार्ड लिया तो उन्होंने कहा, एक लेटर मुझे भेजा कि आप कंपनी कॉस्ट पे 6,000 रुपये देके, जो उस समय की लगभग 6,000 के आसपास थी, आप देके उठा लीजिए। और मैंने उस तरीके से उसको अच्छा, आपने बहुत कुछ लिखा बरेली के बारे में, तो इस जो आपने पुस्तक लिखी है इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा केवल उद्देश्य ये था, मैं जागरण में करीब 22 साल मैंने जागरण के विभिन्न एडिशनों में प्रभारी के रूप में काम किया। मैं आगरा भी 5 साल रहा, कानपुर में भी रहा, लखनऊ भी रहा, बरेली में से ही मेरा यहाँ बरेली में भी काफ़ी समय रहा। यहाँ से ही मैं एक तरीके से हटा यहाँ से अपनी नौकरी पूर्ण करके। मैं जब आज कानपुर में था उस समय विनोद शुक्ला जी हमारे इंचार्ज हुआ करते थे, उन्होंने से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा वहाँ विद्यावत जी थे, रामधनी जी से भी बरेली जागरण में सीखा, बच्चन सिंह जी से काफ़ी सीखा। हमारे मित्र दिनेश पवन जी हमारा बहुत सानिध्य रहा, उनका पिछले दिनों ही बेचारों का निधन हुआ। बरेली में उपजा को लेकर हम लोगों ने बहुत कार्य किया। उपजा के कई सम्मेलन यहाँ बरेली में हमने आयोजित कराया अपने पत्रकार मित्रों के सहयोगियों के साथ, उसका भी मैंने इसमें उल्लेख किया है। इस किताब में मैंने बरेली में कौन कौन से समाचार पत्र छपते रहे थे उनका भी उल्लेख करने का प्रयास किया। बरेली के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और बरेली का क्या विकास हो रहा है उसके भी कुछ चीज़ें, जैसे हवाई अड्डा यहाँ बना, उसके भी बारे में थोड़ा उल्लेख करके मैंने इस किताब में समेटने का प्रयास किया। बरेली का जो कलम बरेली का पार्ट 1 था, उसमें मैंने पत्रकारिता से लेकर सारी चीज़ों का समायोजन किया। उसमें भी बाकी बहुत सी चीज़ों का समायोजन किया था। जो चीज़ें उसमें नहीं दे पाया था वो इस पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 के लिए रखी किताब सामने, ताकि बरेली के इतिहास के बारे में लोग जान सकें कि कैसे क्या क्या चीज़ें बरेली में है। ये पुस्तक अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ पे उपलब्ध रहेगी? ये बरेली में पुस्तक जगत सिनेमा के बराबर सिनेमा बुक डिपो, इकबाल सिंह बाले जो कि एक समाज सेवी हैं, उनकी दुकान पे मिल जाएगी किताब। ये सिंडिकेट, पहले सिंडिकेट पे भी थी, लेकिन इस बात से सिंडिकेट बुक हाउस बंद हो चुका है। ये किताब वो ले सकते हैं। मानव सेवा क्लब के माध्यम से भी एक किताब उन्हें मिल सकती है। इसकी बस बहुत एक सहयोग राशि में रखी ताकि इससे मेरा खर्चा निकल सके। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत मैं कहूँगा कि आपने भी बहुत इसमें सहयोग दिया किताब में मुझे। आपने जो आर्टिकल दिया, मेरा अगला दिसंबर में मेरा एक और प्लान है कि पार्ट 3 भी दूँ, उसमें भी बरेली की जो छूटी हुई चीज़ें हैं जी वो दूंगा इस बार। जैसे मैंने इसमें रामलीला का जिक्र किया है जो 24 तालाब की थी। पिछले पार्ट 1 में मैंने 165 वाले जो होली पे एक बरेली में रामलीला होती है जी, उसका पूरा उल्लेख किया था। और बाकी चीज़ें चली रही हैं। मतलब बरेली की भी बहुत चीज़ें रह बरेली गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे जान से मैं चाहता हूँ कि उनको एक जगह संग्रह करें ताकि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को उसको लाभ मिल सके। ठीक, इस कारण मेरे परिवार ने भी मुझे काफ़ी सहयोग किया। मैं पत्नी का आभारी हूँ कि उन्होंने, और इसके बाद मानव सेवा क्लब के लोगों ने मुझे काफ़ी, वीनू सिन्हा, सुरेश बाबू मिश्रा और बाकी सभी लोगों ने, इंद्रजीत त्रिवेदी आदि ने मुझे सहयोग। धन्यवाद।